स्टार्ट करें फिर, स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा और चैप्टर नंबर 2 का जो ये मेरे वैक्यूम क्लड जो टॉपिक्स है इसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड्स का होता है इंटरफेरेंस, वैक्यूम क्लड इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस में 2 3 4 चीजें जो हैं जो कि हम लोग कल समझे थे इसके बारे में। तो पहली कंडीशन ये होती है कि इंटरफेरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको वेव पता होना चाहिए। यदि वेव नहीं पता रहेगा तो इंटरफेरेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो इंटरफेरेंस यानी वैक्यूम क्लड को फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, इसको भी हम आज केस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस हमारा कहता है, यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट कि इसमें 2 तरंगें होनी चाहिए, मतलब तरंगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 तरंग। यदि 2 तरंग मेरे पास रहेगा यानी 2 हम लोग वेव को पकड़ेंगे, 2 वेव को पकड़ करके इंटरफेरेंस को फाइंड किया जाता है। दूसरी घटना यहाँ से होती है, तो फर्स्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति यहाँ से समान होनी चाहिए। ओके, आवृत्ति यहाँ से समान होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से जो आयाम होते हैं अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। यानी इंटरफेरेंस पॉइंट को फाइंड करने के लिए, वैक्यूम क्लड को फाइंड करने के लिए मेरे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। 3 कंडीशन के अंतर्गत फर्स्ट कंडीशन है कि तरंगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आवृत्तियां समान होनी चाहिए, आयाम इसके अलग अलग होने चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट यहाँ से कंडीशन उठा रहा हूँ, पॉइंट ए। पॉइंट ए मेरे पास यहाँ पे एक वेव है, एक तरंग है। ओके, आपको पता है कि जो पॉइंट ए जो मैंने जो यहाँ पे वेव बनाया है, यहाँ पे जो ऊपर का कंडीशन होता है बिल्कुल प्लस का होता है, जो नीचे का जो कंडीशन होता है ये माइनस का होता है। एक वेव लेंथ और लेते हैं यहाँ पे पॉइंट बी। ओके, ये समझते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पर भी हमको पता है कि ऊपर की पॉइंट क्या होगी, प्लस का, नीचे का पॉइंट क्या होगा, माइनस का होगा। कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दोनों के बीच का यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड को देखते हैं, इनके बीच के भी आयाम को यहाँ पे मेजर करते हैं। तो इसके बीच का जो आयाम होगा, इस आयाम को मान लेते हैं A1, और यहाँ का यदि हम लोग एम्पलीट्यूड को फाइंड करते हैं तो इसके एम्पलीट्यूड को फाइंड कर लेते हैं यहाँ से A2। फिर से सुनिएगा, फर्स्ट कंडीशन है 2 तरंग। 2 तरंग के लिए यहाँ पे कंडीशन मैंने यहाँ से ले लिया है, A इक्वल्स यहाँ से फाइंड किया है मैंने, तो यह का जो एम्पलीट्यूड फाइंड किया तो A1, उस वेव का फाइंड किया, B वाले वेव का फाइंड किया तो एम्पलीट्यूड कितना, A2। हम दोनों वेव को आपस में ऐड करते हैं, या इसको आपस में दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों यदि वेव को आपस में ऐड करेंगे यानी A वेव प्लस B वेव, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड भी प्लस का है, इसका एम्पलीट्यूड भी प्लस का है। दोनों एम्पलीट्यूड को आपस में मिलाएंगे तो एम्पलीट्यूड मिलेगा कितना, A1 प्लस का A2। यानी इससे जो हमारी जो एक जो वेवलेंथ जो बनेगी, वो वेवलेंथ बिल्कुल कैसी बनेगी, ब्रॉड बनेगी ना। उन दोनों की अपेक्षा क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। यानी इसको इसको दोनों को ऐड करेंगे बिल्कुल ऐसे बनेगी। नीचे वाले पार्ट को भी हम देख लेते हैं। नीचे का पार्ट हमारा क्या है, माइनस का है। इधर भी नीचे वाला पार्ट क्या है, माइनस का है। इस वाले पार्ट का मान लेते हैं यहाँ से एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं तो कितना हो गया, A2। फिर दोनों को यदि आपस में फिर यहाँ से मेजर करते हैं, तो फर्स्ट मैंने कर दिया, माइनस वाले पार्ट को यदि मेजर करते हैं तो यदि A प्लस B करेंगे तो भी कंडीशन यहाँ से कैसा मिलेगा, माइनस का A1 प्लस माइनस का A2, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का A1 माइनस का A2, माइनस माइनस प्लस तो होता है, ऐड ही तो होगा। जब ऐड होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन उससे पहले की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब जो बना है मेरा एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पहले की अपेक्षा क्या बन गया, बड़ा, A1 प्लस A2। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या बना है, पहले की अपेक्षा बड़ा ही बना है, तो यहाँ से मेरा माइनस A1 माइनस का A2, ये इस तरह से बना। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं। यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि एक मेरे पास यहाँ पे A है, वेवलेंथ है हमारे पास ये ऐसे है, और B वेवलेंथ हमारे पास है ये ऐसे है। अब हम इन दोनों को फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से A1 है और इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A2। ठीक है, थोड़ा छोटा इसको मानते हैं ऐसे, A2 है। फिर दोनों यदि वेवलेंथ को आपस में ऐड करेंगे तो ये तो प्लस का है, ये तो माइनस का है। जब प्लस का है माइनस का है तो इसका मतलब यहाँ से जिस इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे, वेवलेंथ ऑफ A एंड वेवलेंथ ऑफ B, दोनों को ही यहाँ पे एम्पलीट्यूड को आपस में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A1 माइनस का A2, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है।
तो जब A1 माइनस का A2 मिलेगा तो इससे जो हमारा A प्लस बी यानी दोनों को सब मेजर करके बनाएंगे, तो दोनों को मेजर करके बनाने के बाद समझ में आ रहा है, दोनों को मेजर करके जब बनाएंगे तो मेजर करने के बाद जो इससे जो हमारा एम्पलीट्यूड बनेगा इन दोनों की अपेक्षा एक छोटा, मतलब A1 माइनस A2, तो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसकी अपेक्षा थोड़ा छोटा बन जाएगा ऐसे। तो कंडीशन यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है कि जहां पे एम्पलीट्यूड मेरा प्लस में हो और वेवलेंथ मेरी बड़ी हो, उस घटना को हम लोग बोलते हैं समपोसी। ये घटना हमारी क्या कहलाएगी? समपोसी। यानी हमको पता है कि जो प्लस का जो कंडीशन होता है, तो प्लस की कंडीशन में जो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे तो प्लस की कंडीशन में ही हमको समपोसी मिलेगा। जहां पे हमने देखा कि पहले से एम्पलीट्यूड मेरा छोटा हो गया, तो एम्पलीट्यूड जब भी मेरा छोटा हो गया तो इस घटना में हम लोग क्या बोलते हैं? A1 माइनस A2 की जो कंडीशन बनती है इसे बोलते हैं विनाशी। विनाशी। एक मेरा यहाँ से कंडीशन बनेगा समपोसी, एक कंडीशन यहाँ से मेरा बन जाएगा विनाशी। ठीक है, ये जो हमारा समपोसी होता है इसको इंग्लिश फॉर्म में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं डिकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, कंडीशन फिर से हम अप्लाई करते हैं, फिर से सुनते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि व्यतिकरण इंटरफेरेंस में यहाँ पे 3 कंडीशन अप्लाई होता है। पहला कंडीशन तो ये होता है कि 2 तरंग होनी चाहिए, यानी एक तरंग A है, एक तरंग B है। यहाँ से इसकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, यानी एक के लिए बात करेंगे यदि जैसे कंडीशन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, आयाम बढ़ता है तो आवृत्ति भी बढ़ेगी, आयाम घटेगा तो आवृत्ति भी घटेगी। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेम है, यानी आयाम बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, आयाम घटेगा तो आवृत्ति घटेगी। तो A और B मैंने यहाँ पे वेवलेंथ लिया है, A वेवलेंथ B वेवलेंथ पे मैंने इसका आयाम, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है। मैंने क्या किया, दोनों वेवलेंथ को एक दूसरे के साथ मैचिंग किया, नहीं ऐड किया, ओवरलैप किया। तो A1 को यदि A2 के साथ ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 मिलेगा। तो यहाँ से पहले से जो इसकी जो वेवलेंथ है, पहले का जो एम्पलीट्यूड है, पहले के एम्पलीट्यूड से इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी? बड़ी होगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से कंडीशन को अप्लाई किया क्योंकि ऐसी कंडीशन बन सकती है ना, ऐसी कंडीशन बन सकती है क्योंकि मेजर तो कर सकता है ना कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो ये A1 है, ये A2 है। तो ये कंडीशन A1 है, A2 है, ये ऊपर का प्लस का होता है और नीचे का माइनस का होता है, नीचे का माइनस का होता है। दोनों को यदि एम्पलीट्यूड को आपस में मैच करेंगे तो दोनों एम्पलीट्यूड जब आपस में मैच होगा तो क्या मिलेगा? यानी A प्लस बी को आपस में मैच करेंगे, A प्लस बी को आपस में मैच करेंगे तो मैच करने से हमें क्या मिल जाएगा? A1 माइनस का A2। तो पहले से एम्पलीट्यूड इसका घट रहा है यानी छोटा हो गया, तो छोटे होने की कंडीशन को बोलते हैं विनाशी। विनाशी फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ अ डिकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और समपोसी इज द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतनी पॉइंट समझ में आ गई। हम चलते हैं इसका आप डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन इसका बहुत अच्छे से हम देखते हैं। ठीक, ओके। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसका डेफिनेशन देखिए, ऐसे हम अपने से बना के बोल सकते हैं, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, ओके, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गतिशील हो, ठीक है, इनका जो डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एक ही दिशा में वो गतिशील हो। तो एक ही दिशा में जब वो गतिशील हो, तरंगें एक ही दिशा में गतिशील हो, तो इनकी दो स्थितियां बन जाती हैं, इनकी दो स्थितियां बन जाती हैं, होती हैं। इसको आप ब्रेक करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा से याद होगा। स्थितियां होती हैं, फर्स्ट स्थिति हमारी होती है या तो आयाम अधिक होगा, यानी आयाम इसका बड़ा हो जाएगा, आयाम अधिक होगा, आयाम अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, आयाम अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या होगी? हाई होगी। दूसरी कंडीशन है या तो आयाम इसका छोटा होगा, आयाम यदि इसका छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन यही है यहां से कि जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गतिशील हों तो इनकी दो स्थितियां बनती हैं, एक ही दिशा में
गतिशील हो तो इनके टू प्लेसमेंट बनते हैं, दो स्थितियां बनती हैं। फर्स्ट होता है कि आवृत्ति सर या तो अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी भी अधिक होगा। बाय डेफिनेशन बुक वगैरह में लिखता है कि फ्रीक्वेंसी भी हाई हो सकती है, तो फ्रीक्वेंसी यदि हाई होगा तो आयाम अधिक हो जाएगा। यहाँ पे आयाम यदि छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा, यदि फ्रीक्वेंसी लो होगा तो आयाम छोटा हो जाएगा। आयाम जो अधिक होता है, अधिक होने वाली घटना को हम क्या बोलते हैं? संपोषी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आयाम यदि छोटा है इसको बोलते हैं डिकंस्ट्रक्टिव, इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, सॉरी विनाशी व्यतिकरण, इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो यहां से हमने देखा फिर से एक बार, जब दो समानावर्ती की तरंगें एक ही दिशा में गतिशील हो तो इनकी दो स्थितियां बनती हैं। फर्स्ट ऐसे ही आता है, आपका एमसीक्यू वगैरह में पूछता है, आयाम यदि यहां से एम्पलीट्यूड हाई हो तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा, एम्पलीट्यूड लो हो तो फ्रीक्वेंसी भी लो। ओके, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आगे फिर इसका देखते हैं हम लोग व्यतिकरण में ना। अब जो ये कंडीशन था, इतना कंडीशन को बताया, इसमें मेन पॉइंट आपका बस यही पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड ऑफ एडिंग, एम्पलीट्यूड को यदि हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो संपोषी कंस्ट्रक्टिव। यदि एम्पलीट्यूड आपस में यदि माइनस होता है, यानी a1 माइनस का a2 हो गया, सपोज दैट a2 माइनस a1 भी कभी-कभी आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विनाशी बोल देते हैं। कंप्लीट है इतना ना? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे व्यतिकरण का डेफिनेशन था कि जब दो हमारे पास तरंगें होती हैं, समान फ्रीक्वेंसी की होती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो उनमें दो कंडीशन बन जाती है, वही कंडीशन वही बनेगा, एक या तो एम्पलीट्यूड हाई होगा या तो एक एम्पलीट्यूड लो होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको हम बाय मैथमेटिकल इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, बाय मैथमेटिकली आता है कि व्यतिकरण के सूत्र का निगमन करो, और यहाँ से हमको ये फाइंड करना होता है व्यतिकरण के सूत्र का निगमन। तो इसको हम देखते हैं बाय मैथमेटिकल्स, बाय मैथमेटिकल्स, ध्यान से देखिएगा। या देखते हैं बाय मैथमेटिकल्स कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि हमारे पास दो वेव है, दो वेव होता ही है व्यतिकरण को। यहां पे लेते हैं एक वेव ये और एक वेव ये, ठीक, दोनों के लिए यहां पे हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं, क्लास 11 की चीज है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा आता है, यदि पहले के लिए मानते हैं कि ये हमारा y1 की इक्वल है, ये हमारी y2 की इक्वल है, तो y1 इक्वल्स टू, क्लास 11 कहता है कि y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, a1 एम्पलीट्यूड फॉर a1, यस। यहां से कंडीशन अप्लाई करते हैं a2 का, तो y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा टी। थोड़ा सा रुक जाइएगा, हमने कहा कि यहां से जो यदि इसका a1 एम्पलीट्यूड है, इसका यदि a2 एम्पलीट्यूड है, तो कुछ ना कुछ तो अंतर है ना, है ना? इसका मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस बिटवीन है वो सर कितने का है? मैंने कहा फाई का है। मतलब यहाँ पे दो वेव हैं, दो वेव में यदि हम लोग बात करें यहाँ पे फेज की, फेज कला, यदि कला की बात करें तो ये हमारा जो यहां से जो ओमेगा टी है ये y1 की कला है, या और यहां से y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई की यदि बात करें तो ये फाई2 जो हमारी वेव है, इसके लिए ये पूरा का पूरा काम करेगा कला, यस। अब दोनों को यदि मैं आपस में मेजर करूं, स्टार्टिंग वाला डेफिनेशन यही था ना कि आपस में a था b था, दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया तो यहां से भी तो कंडीशन बनेगी सर y1 प्लस y2। तो बाय मैथमेटिकल से इसको देखें तो इसका जो रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे कि yr इक्वल्स टू y फॉर रिजल्टेंट, y रिजल्टेंट है, इक्वल्स टू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? y1 प्लस का y। अब उसको हटा रहे हैं, ठीक, ये कंडीशन क्लियर हुआ कि एक मेरे पास वेव था, उसका कला है ओमेगा टी का, और एक मेरे पास यहाँ पे कला है, तो उसका यहाँ से फाइंड करेंगे तो उसका यहाँ से कला है ओमेगा टी प्लस का फाई, क्योंकि एक छोटा है एक थोड़ा सा बड़ा है, कुछ उसमें मैंने बढ़ा के ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों को इक्वल तो मान नहीं सकते, या तो आप प्लस मान लो या तो माइनस मान लो, कंडीशन तो ये अप्लाई होगा। चलते हैं अब यहाँ से इसको हटाते हैं क्योंकि बहुत ही लॉन्ग है ना, तो थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखना शुरू करते हैं, अच्छे से इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन अप्लाई करते हैं तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास a1 sin ओमेगा t, यहाँ से फाइंड करेंगे तो y2 इक्वल्स हो जाएगा a2 sin ओमेगा टी प्लस का फाई, ओके।
अब देखते हैं यहाँ से इनका जब हमको रिजल्टेंट फाइंड करना होगा तो y1 प्लस का y2 इक्वल्स टू y4 रिजल्टेंट। चलते हैं दोनों का रिजल्टेंट को वैल्यू को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा सर? मिलेगा सर y टोटल रिजल्टेंट इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस का 5। y इक्वल्स टू यहाँ से फाइंड करेंगे तो हो जाएगा a1 sin ओमेगा t प्लस a2। यहाँ से एक चीज देखिए, बाय मैथमेटिकल रूल्स है तो भाई यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगेगा sin a प्लस p। फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। हो जाएगा sin ओमेगा t इंटू cos 5 प्लस का cos ओमेगा t और इंटू sin का 5। ठीक है, ओके ओके ओके। आगे देखिए, y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं a2 sin ओमेगा t cos 5 प्लस का cos a2 cos ओमेगा t इंटू sin 5। ओके, इतनी तो आगे समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा t इंटू sin 5। आते हैं एक चीज यहां से देखते हैं, या a1 sin ओमेगा t a2 sin ओमेगा t। तो यहां से काम करते हैं ना, sin ओमेगा t को पहले कॉमन कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू sin ओमेगा t कॉमन, अंदर क्या मिलेगा मेरे को? a1 प्लस a2 cos 5। इधर क्या मिलेगा मेरे को? a2 cos ओमेगा t इंटू sin 5। सही है ना? ठीक ठीक ठीक, हाँ सही। अब यहां से कुछ सोचते हैं, ठीक है, सोचेंगे आगे फिर बाद में बताएंगे क्यों। तो यहां से मेरा sin ओमेगा t a1 प्लस a2 cos 5 और यहां से कंडीशन को आप अप्लाई कर लो a2 sin 5। दो कंडीशन को अप्लाई करके दोनों को हटाते हैं, हटा करके हम लोग एक इक्वेशन की फॉर्म, क्योंकि देखिए इससे तो हमको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ तो ठीक है सर a1 प्लस a2 है cos 5 है, एंगल बिटवीन कुछ है, a2 है cos ओमेगा t है, sin 5 है, एंगल बिटवीन कुछ है। तो हम कुछ ऐसी चीज निकालते हैं जो कि डेरिवेशन में है और उसके द्वारा फिर हम लोग यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं ना। ब्रेक सिंस यहाँ से कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि a1 प्लस a2 cos 5 इज इक्वल टू r cos थीटा। अप्लाई कर लेते हैं, बाद में पता चलेगा ऐसा क्यों। यहां से अप्लाई करते हैं a2 sin 5 इज इक्वल टू r sin थीटा। थीटा 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 चलते हैं। यदि इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? y इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, sin ओमेगा t और cos थीटा। sin ओमेगा t और cos थीटा तो लिख सकते हैं sin ओमेगा t और cos थीटा प्लस cos ओमेगा t और a2 sin 5 को हम लिखते हैं r sin थीटा। तो cos ओमेगा t r sin थीटा, cos ओमेगा t r sin थीटा। सब में से यदि y इक्वल टू यहां से फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू यहां से फाइंड करेंगे तो हमें यहां से कॉमन क्या हो जाएगा? r क्या मिलेगा? sin ओमेगा t इंटू cos थीटा प्लस का cos ओमेगा t इंटू साइन थीटा। ठीक है ना? अच्छा, यदि इस चीज को यहां से मेजर करना शुरू करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा तो y इक्वल्स टू y हो जाएगा। ये y तो रिजल्टेंट वाला है, yr वाला रिजल्टेंट वाला। तो y इक्वल्स टू यहां से क्या मिल जाएगा? r, ये देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b। फॉर्मूला मेरा हो जाएगा sin a प्लस b sin ओमेगा t प्लस का 5। थीटा है, ठीक है, ठीक है।
अब पहले उसके बारे में सोचते हैं। जैसे वेव का जो फॉर्मूला होता है ना, उसके लिए एक जो इक्वेशन हमारा बनता है, ये इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही है, y = r sin ओमेगा t + phi। यदि यहां पर बात करें ये r क्या है सर, तो ये r मेरा एम्पलीट्यूड है, ये आयाम है, ठीक है। और ओमेगा t + phi जो हमारा है वो तो उसके बीच का वहां पे कलन ही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फाइंड करते हैं तो r = क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा, ये r है यहाँ से आयाम, ओके। फिर आगे कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कुछ हमको मिल सकता है क्या, थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स लीजिएगा। यदि हम एक काम करें, ठीक, पहले इतना इक्वेशन आप नोट्स करो, इतना इक्वेशन नोट्स करिए, उसके बाद आगे ये जो इक्वेशन मेरा आया हुआ था, दैट्स फॉर द इक्वेशन y = r sin ओमेगा t + थीटा। इसमें r हमने क्या बताया, आयाम है सर। अच्छा, ये जो पूरा जो इक्वेशन आया है ना, ये परिणामी तरंग के आयाम का फॉर्मूला आ गया, इसको बोलते हैं परिणामी तरंग आयाम सूत्र ही आपका है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं यहां से। जो पहले जो मैंने कंडीशन को अप्लाई किया था कि a1 प्लस का a2 कितना था, a1 प्लस का a2 cos phi इक्वल टू मैंने माना था r cos थीटा। इसको आप अलग से सॉल्व करो, आप इसको मानो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक मैंने अप्लाई किया था a2 sin phi इक्वल्स टू r sin थीटा, r sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2, यही था ना, ठीक, सही है ना। तो a1 plus a2 cos phi equals to r cos थीटा, a2 sin phi equals to r sin थीटा। हम यहाँ पे दोनों वैल्यू को आपस में यहाँ से बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं और इन दोनों को फिर ऐड कर लेते हैं, ओके, ठीक। पहले हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लें, फिर ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का यदि स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर, फर्स्ट वाले का करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस का, यही है ना, प्लस का 2a1 a2 cos phi इक्वल्स टू मिल जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको भी ऐड, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, ये फर्स्ट का था। यदि इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे तो क्या मिलेगा, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi इक्वल्स टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, दोनों को यार ऐड करना है, इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर दोनों में से कॉमन, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi इक्वल्स टू 1, सही है ना। cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi इक्वल्स टू 1, तो यहां से 1 हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 cos phi इक्वल्स टू, इक्वल साइड को यदि आपस में ऐड करेंगे तो r स्क्वायर कॉमन होगा, यहां से वैल्यू को पकड़ेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सही है। cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक। क्या मिलेगा मेरे को, a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 cos phi इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यहां से मेरे को r क्या मिल जाएगा, r यहां से मेरे को r मिल जाएगा, r यहां से मिल जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 cos phi। अच्छा, अब देखते हैं इससे हमको मिलेगा क्या है। अच्छा, इतना तो हमें पता है कि a1 क्या है, एम्पलीट्यूड है, a2 क्या है, एम्पलीट्यूड है, 2a1 a2 भी क्या है, एम्पलीट्यूड है, cos phi क्या है, उसके बीच का एंगल है। तो एंगल देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, हमको व्याधिकरण के द्वारा ना दो चीज फाइंड करना पड़ता है, या तो समकोसी या तो विनाशी। तो यदि हमको समकोसी और विनाशी डिफाइन करना है
तो संपोषी और विनाशी के अंतर्गत जब भी हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे तो फाइंड करने की जो घटना होती है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 into cos phi में हमको पता है कि सर यदि a1 प्लस यदि a2 होगा, ऐसे करते हैं cos phi के दो वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू पकड़ते हैं मैक्स का मींस मैक्सिमम और cos phi की एक वैल्यू पकड़ते हैं मिनिमम का। तो हमको पता है cos phi का मैक्स जो मान होता है वो प्लस का होगा, cos phi का जो मिनिमम मान होगा वो माइनस का होगा, यानी एक माइनस वन का हो जाएगा, एक प्लस वन का हो जाएगा, है ना। इसको इसमें यदि cos phi की वैल्यू को यदि यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो यदि हम लोग यदि मैक्स पे रखते हैं तो मैक्स पे रखने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं। यदि मैक्स पे यदि प्लस वन को रखेंगे तो यहां से मिलेगा हमको r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2, क्योंकि वहां से मैक्स वैल्यू प्लस वन cos phi इक्वल्स टू प्लस वन cos phi प्लस वन हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू मिल जाएगा अंडर रूट का a1 प्लस का a2 का होल स्क्वायर, बाहर लाएंगे तो r इक्वल टू मिलेगा a1 प्लस a2। हमको पता है कि ये बड़ा वाला r फॉर द रिजल्टेंट, ये r है क्या, ये बड़ा वाला आयाम का, तो बड़ा वाला जो आयाम कब मिलेगा जब a1 प्लस a2 को आपस में ऐड करेंगे, तो a1 प्लस a2 को हमें क्या मिलता था, संपोषी ना, कॉन्स्ट्रक्टिव, तो ये हमारा हो जाएगा संपोषी। अच्छा, यदि मैं cos phi का मिनिमम मान रखता हूं, यदि -1 का रखूंगा तो -1 की कंडीशन में मुझे r इक्वल्स टू यहां से फाइंड करेंगे तो अंडर रूट में मिल जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, बाहर वैल्यू को लाएंगे तो r इक्वल्स हो जाएगा a1 माइनस का a2। हमें पता है कि a1 माइनस a2 यानी एम्पलीट्यूड यहां पे माइनस हो रहा है, यानी कि a1 में से a2 जा रहा है, तो पहले का जो मेरा फिगर बना होगा, यानी पहले का जो मेरा रंग था वो तरंग पहले से छोटा हो गया। इस घटना को क्या बोल देते हैं, विनाशी। इस घटना को बोलते हैं विनाशी, यानी डिकंस्ट्रक्टिव आ जाएगा। तो व्यातिकरण को हम लोग ऐसे फाइंड किए, मैथमेटिक्स का रूल थोड़ा ऐसे होता है। उसमें एक चीज आपको मेजर करना है कि बीच का जो वहां पे जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे उस डेरिवेशन में इस चीज को मानते हैं। इस चीज को मैंने क्यों माना, इस चीज को फाइंड करने के लिए। यदि वो मैं वहां से उस वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया होता तो ये चीज हमारे नहीं आ पाती। तो यहाँ से मैंने a1 plus a2 cos phi equals to r cos थीटा मान लिया, a2 sin phi equals to r sin थीटा को ले लिया। ओके, इसको एक बार और अपने से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है।